क्या होता है। इसका मतलब सिंपली ये है, इस टॉपिक का मतलब है कि देखिए हम लोगों को जनरली एक पॉपुलेशन को एक तरीके से हम जिम्मेवारी के रूप में देखते हैं या फिर कोई एक तरीके से टेंशन के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ जब हम पॉपुलेशन को, लोगों को एक रिसोर्स के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, एक संपत्ति के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो व्यू है वो काफ़ी चेंज होगा। और ये जो व्यू है ये काफ़ी सही व्यू है। द चैप्टर People as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। तो देखिए जो चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है, ये इस चीज़ बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि देखिए जो हम पॉपुलेशन को हमेशा बात करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा ख़राब चीज़ है, ये टेंशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए पॉपुलेशन को जो है उसे एसेट समझना चाहिए, एक संपत्ति के रूप में समझना चाहिए, ना कि हम उसे कोई लाइबिलिटी समझें या कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही इस तरीके की चीज़ समझें। और पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो देखिए जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस तरीके से? एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में। तो देखिए जिस तरीके से हमारा दूसरा कैपिटल होता है, जैसे कि हम लैंड खरीदते हैं या फिर बैंक में पैसे रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल भी होता है। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वो घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है जिसमें हमने एजुकेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एजुकेशन के रूप में तो उसे अनस्किल्ड लेवल कहकर उसे कम पैसे दिए जाएंगे। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product। तो देखिए पीपल एज रिसोर्स जो है ये एक तरीका है जिसमें हम एक कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन को उसके जो प्रोडक्टिव स्किल है उसका या फिर एबिलिटी है उसके अनुसार देखते हैं। जब हम पॉपुलेशन को उसके प्रोडक्टिव नज़रिए से देखते हैं तो हमें उसकी एबिलिटी पता चलती है कि वो कितना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब बात है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो एक देश के नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं उसका टोटल वैल्यू होता है। यानी कि अगर आपने कोई कार बनाया, अगर आपने कोई खेती की, आपने और कुछ किया, तो उन सभी का कीमत को जोड़ दिया जाएगा और वही अंतिम में जाकर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। Like other resources, population is also is a resource, a human resource. There is positive sides of a large population that is often overlooked when we look at only at the negative side, considering only the problems of the providing the population with food, education, access to health facilities। तो देखिए दूसरे रिसोर्सेज की तरह जो पॉपुलेशन है वो भी हमारा एक रिसोर्स है। क्या है? वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव साइड है हमारा लार्ज पॉपुलेशन का। लेकिन ये जो चीज़ है इसे बार बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर नहीं देखते हैं जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसके निगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं और उसके सिर्फ प्रॉब्लम्स पर हम ध्यान देते हैं कि पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, पॉपुलेशन को एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है। तो इस वजह से ये जो उसके अच्छे पक्ष हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने के, ये हमेशा छुप जाते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more education and healthy, we call it human capital formation that adds to the प्रोडक्टिव पावर ऑफ अ कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी पॉपुलेशन है, यानी कि जो लोग हैं, उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं। किस तरीके से? उनके एजुकेशन में पैसा लगाकर, उनके हेल्थ में पैसा लगाकर। तो इस प्रोसेस को यानी उनके डेवलपमेंट को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो है किसी भी देश के प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा सकता है कि किसी देश के जो लोग हैं वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital। तो जिस तरीके से हम किसी भी फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि देखिए हमने ये ज़मीन खरीदा है, आज के 10 साल बाद इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में, तो वो हमें रिटर्न करता है एक तरीके के अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता है।
दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बाई बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी और मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे अच्छे पोस्ट मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी। वहीं उसके मुकाबले कोई व्यक्ति है जो कि कम पढ़ा लिखा है, उसके पास उतनी स्किल नहीं है, तो उससे कम पैसा मिलेगा, कम सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद है नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन इट स्प्रेड्स टू दोज who themselves were not directly educated or given health care। तो देखिए, जो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्सन को या फिर किसी पॉपुलेशन को अगर एजुकेट करते हैं, कुछ ही लोग को अगर एजुकेट करते हैं और उन्हें हेल्दियर बनाते हैं तो केवल वही उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है। उससे सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है इनडायरेक्टली, और उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जो एडवांटेज जो है वो दिए गए हैं एजुकेटेड लोगों को या फिर हेल्दियर पॉपुलेशन को, वो धीरे धीरे फैल जाता है उन लोगों के बीच में भी जो कि डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है या फिर डायरेक्टली उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं किया गया है। In fact, human capital is the one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो काफ़ी अच्छा है अगर हम लैंड या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। वो कैसे? तो देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल अगर हम डेवलप करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो वो जो है वो लैंड और मनी कैपिटल का यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम लैंड और मनी कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करें तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली खुद ब खुद यूज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population, इसको मैं आगे करता हूँ। तो देखिए, बहुत सालों तक जो पॉपुलेशन है इंडिया का, उसको एक तरीके से जिम्मेदारी के रूप में, लाइबिलिटी के रूप में देखा गया है, ना कि एक अच्छी चीज़ के रूप में देखा गया है। Large population need not to be liability. It can turn into productive asset by investment in human capital। तो देखिए, लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी, जिम्मेदारी समझना जरूरी नहीं है, उसको हम एक तरीके से प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बदल सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज स्पेंड करें पॉपुलेशन के एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, और ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम उन्हें ट्रेन करें ताकि वो अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके, एग्रीकल्चर वर्कर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और साइंटिफिक रिसर्चेस का यूज़ कर सके। तो यहाँ पर 2 केस दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है, फिर आप इन चीज़ों को कंपेयर करने पाएंगे अच्छी तरीके से। तो पहला कहानी एक लड़के की है, स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर 2 फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। तो देखिए, 2 दोस्त थे जो कि सीमापुर गांव में रहते थे, जिनका नाम था विलास और सकल। तो सकल जो था वो 12 साल का लड़का था। उसकी माँ जो थी शीला, वो अपने घर का ख्याल रखती थी। उसके फादर जो थे बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। सकल जो है वो अपनी माँ की मदद करता था घर का ख्याल रखने में। वो अपने यंगर ब्रदर जीतू और बहन सीतू का भी ख्याल रखता था। उसका एक अंकल था जिसका नाम था श्याम, जो कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर गया था, लेकिन वो अपने घर पर आइडल बैठा हुआ था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं था। तो सकल के जो फादर और मदर थे बूटा और शीला, वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन दे, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि वो विलेज स्कूल ज्वाइन कर ले, और जो कि उसने ज्वाइन कर लिया। उसने स्टडी स्टार्ट कर दी और अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसके फादर जो थे उन्होंने उसे परसुएड किया कि वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करे, और इसके लिए उन्होंने एक लोन भी निकाल लिया कि सकल जो है वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर्स में कर सके। और सकल जो है पढ़ने में तेज़ था और पढ़ने में इंटरेस्टेड भी था शुरुआत से ही, इसलिए उसने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी मन लगा कर पढ़ा और अपने एजुकेशन कंप्लीट किया। और इसके बाद उसे एक अच्छा जॉब भी मिल गया प्राइवेट फर्म में। और इसके बाद उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसने उसके कंपनी को सेल बढ़ाने में इंक्रीज़ किया। इस वजह से उसके बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उसे एक प्रमोशन प्रोवाइड किया। तो ये बात हो गई हमारे एक दोस्त की, हमने पढ़ ली कहानी। अब हम दूसरे दोस्त की कहानी पढ़ते हैं। दूसरा दोस्त है विलास।
अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। सकल को हमने देखा, इसके बाद विलास। विलास जो है 11 साल का लड़का है, उसी गांव में रहता है जिस गांव में सकल रहता है। विलास के जो फादर थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे, उसके फादर पास मर गए जब वो 2 साल का ही था। उसकी जो माँ थी वो फिश बेचने का काम करने लगी ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। उसने क्या कहते हैं, तालाब के मालिक से फ़िश खरीदना शुरू किया और नज़दीक के मंडी में फ़िश बेचना शुरू कर दिया। और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपए डेली कमा सकती थी फ़िश बेचकर। और जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, अर्थराइटिस का मरीज़ बन गया। और उसकी जो माँ थी वो उसके डॉक्टर के पास ले जाने में सक्षम नहीं थे, उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सका और वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था। वो अपनी माँ को हेल्प करता था कुकिंग में और अपने यंगर ब्रदर मोहन का ख्याल रखने में भी मदद करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ जो थी वो बीमार पड़ गई और उसके घर में कोई भी नहीं था जो कि उनका ख्याल रख सके। उनको सपोर्ट करने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। तो इस वजह से विलास जो था उसे भी फोर्स होना पड़ा ताकि वो उसी गांव में मछली बेचने का काम करे, फ़िश बेचने का काम करे। और इस वजह से वो जो था उसे काफ़ी लो इनकम मिलता था जैसा कि उसकी माँ को मिला करता था। तो यहाँ पर आपने देखा 2 स्टोरीज़ हमने पढ़े 2 दोस्तों की। एक लड़का था जिसे अच्छा एजुकेशन मिला, वो अच्छा जाकर काम करने लगा, अच्छा उसे अर्निंग मिली, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिला। लेकिन एक लड़का था जिसे कि काफ़ी ज़्यादा लो ग्रोथ मिला क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं लिया, उसके ऊपर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। In the 2 cases studied, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. He did not need to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computers. Sakal found a job in private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. तो यहाँ पर हमने 2 केसेस देखे जिसमें हमने विलास और सकल की कहानी पढ़ी। तो सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी था, उसे डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ता था। लेकिन जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, लेकिन उसके पास उतने सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी कि वो किसी डॉक्टर के पास जा सके। तो सकल जो था उसने कंप्यूटर्स में डिग्री ले ली और उसे एक अच्छा जॉब मिल गया प्राइवेट फर्म में। लेकिन जो विलास था वो उसने वही काम करना कंटिन्यू किया जो उसकी माँ किया करती थी और इस वजह से वो जो था उसे काफ़ी लो इनकम होता था जैसा कि उसकी माँ को मिला करता था। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced its total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो देखिए जो सकल का कंडीशन था, सकल के कंडीशन में एजुकेशन ने उसका क्वालिटी ऑफ लेबर इम्प्रूव कर दिया और इस वजह से उसका टोटल जो प्रोडक्टिविटी था वो काफ़ी बढ़ गया। और ये जो प्रोडक्टिविटी था उसने इकोनॉमी के ग्रोथ को एक तरीके से बूस्ट किया। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो देखिए ये जो ग्रोथ में हेल्प उसने किया इकोनॉमी के ग्रोथ में, उसने उस स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सैलरी के रूप में या फिर किसी और तरीके में जिस तरीके से वो चाहता है उसने उसे मदद किया। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother। तो देखिए जो सैलरी उसकी माँ को मिला करती थी वही पैसे उसको मिलने लगे। क्यों? क्योंकि उसके एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर में उसकी लाइफ के अर्ली पार्ट में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। वो अपना लाइफ जो है उसने फीस बेचने में लगा दिए जैसा कि उसकी माँ लगाया करती थी और इसी वजह से अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी में उसे काफ़ी कम पैसे मिलने लगे जैसा कि उसकी माँ को मिला करते थे। Investment in human resources via education and medical care can give high rates of returns in the future. This investment on people is the same as investment in the land and capital. One invest in share and bond expecting higher rate of return in the future. तो ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम इन्वेस्ट करते हैं लैंड में या फिर किसी फॉर्म ऑफ कैपिटल में।
तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो शेयर में इन्वेस्ट करता है या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता है ताकि उसे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, लेकिन उसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो वो भी हमें काफ़ी हायर रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. तो देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके एजुकेशन के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर, तो ये जो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, हाई अर्निंग के रूप में और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी के रूप में। तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर, और इसका रीज़न ये है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि किसी भी बच्चे के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए किसी भी पर्सन के लिए एजुकेशन क्या मायने रखता है। दे हैव ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो देखिए तो इस वजह से वो जो हैं वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और हाइजीन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने बच्चे के एजुकेशन पर भी ध्यान रखते हैं कि उसे अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, या उसका हेल्थ जो है वो अच्छा है या नहीं। तो इस वजह से एक अच्छा साइकिल शुरुआत हो जाता है इस केस में। लेकिन इसके मुकाबले जो दूसरा केस हम देखते हैं, एक तरह से ख़राब साइकिल शुरू हो जाता है जहाँ पर जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिन पेरेंट्स के पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो खुद ब खुद अब खुद ही अनएजुकेटेड हैं और हाइजीन में नहीं रहते हैं, वो अपने बच्चों को भी उन्हीं कंडीशन में रखते हैं कि अनएजुकेटेड रखते हैं, हाइजीन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो भी आगे चलकर डिसएडवांटेज स्टेट में ही रहते हैं। Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any natural resources. These countries are developed, rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. तो देखिए जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, और जो ये कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ बने तो आखिर कैसे बने? तो देखिए इनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, जैसे कि इंडिया, चाइना या फिर दूसरे कंट्रीज से। तो अब बात आती है कि आखिर ये अमीर कैसे बन गए? तो ये अमीर इसलिए बन गए क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, और इन लोगों ने जो दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और कैपिटल, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ किया है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। तो जो एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई है इन लोगों द्वारा, इसने इन कंट्रीज़ को रिच और डेवलप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वोमेन। तो इसके पहले के टॉपिक तक यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को नीचे तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और आइए अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पढ़ना है। तो मेरा मतलब है कि कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। वी सॉ विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब इन अ फर्म। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो देखिए विलास और सकल की कहानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, तो उसकी तरह ही जो लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज होता है। हमने देखा था कि विलास जो है वो फीस बेचता है और सकल जो है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। और अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाती है लोगों द्वारा, उनको 3 मेन सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। ये सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो हम देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, ये सभी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और क्वेरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। और इसके बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है।
इन सभी को टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। तो देखिए ये जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं इन सभी सेक्टर्स द्वारा, ये सभी रिजल्ट, इन सभी का जो रिजल्ट होता है वो किसी न किसी गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन में होता है। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिनसे इनको इनकम हो या फिर एक तरीके के नेशनल इनकम को ये बढ़ावा देती हैं, ये सभी एक्टिविटीज़। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सभी चीज़ें जो ऊपर बताई गई, जैसे कि हमारा हो गया फिशिंग, हो गया एनिमल हस्बेंड्री, हो गया मैन्युफैक्चरिंग, हो गया फिर हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्सों में हम उसे बांट सकते हैं। पहला होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है ताकि उससे वो पैसे कमा सके या फिर उससे कोई सैलरी मिल सके। फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप कोई दुकान खोल कर बैठे हुए हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बात आती है कि नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होते हैं। तो देखिए नॉन मार्केट एक्टिविटी जो होते हैं वो वैसे वर्क होते हैं जिनको आप करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपने घर में अपना एक अचार बनाया है तो वो आपका नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद दिस कैन बी, अब नेक्स्ट पेज में हमें जाना है। दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखिए ये सभी चीज़ें हो सकती है जिनको आप अपने यूज़ के लिए या फिर अपने ज़रूरत के लिए किसी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, आप ये एक्टिविटी पढ़ सकते हैं और चाहे तो घर पर कर भी सकते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother, Sila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, and look after her children. Sakal's father, Bhutta, cultivated the फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। तो देखिए हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन की वजह से इंडिया में या फिर हम वर्ल्ड में कह सकते हैं कि एक डिवीज़न है लेबर का कि मर्द यहाँ काम करेंगे और जो औरतें हैं वो घर में काम करेंगी या फिर इस तरह के काम करेंगी। तो महिलाएं जो होती हैं वो उनको जनरली घर का ख्याल रखने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पिछली कहानी पढ़ी थी दोस्तों की, उसमें शकल की कहानी आपने पढ़ी थी, उसमें उसकी जो माँ थी शीला, वो घर में खाना पकाती थी, बर्तन साफ़ करती थी, घर को साफ़ करती थी और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। वहीं उसके जो फादर थे बूटा, वो फील्ड में काम करते थे और उससे प्रोडक्शन करते थे जो उसको बाज़ार में मार्केट में बेचकर और उससे पैसे कमाते थे परिवार के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल यही कहानी लगभग हर घर में होती है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है उसमें महिलाओं को यह आज़ादी नहीं है कि वो फील्ड में जाकर या कुछ स्पेसिफिक तरीके के काम कर सके। अब धीरे धीरे जब हमारा ज़माना चेंज हो रहा है तो अब हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को इतनी आज़ादी मिले और महिलाएं अपने इच्छा अनुसार जाकर काम कर सके। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। तो देखिए शीला जो है, जो अपने घर का ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है, उसको अपने सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं मिलता है। वहीं जो उसका हस्बैंड है यानी कि जो शकल है उसका फादर बूटा, वो पैसे कमाता है और वो उन पैसे को अपने परिवार चलाने के लिए खर्च करता है। तो बिल्कुल यही कहानी हर जगह है। जो महिलाएं होती हैं वो अगर अपने घर में काम करती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, तो उन्हें उनके सर्विसेज के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। Their work is not accounted in the national income, which is sum of total of goods and services produced in a country. तो देखिए जो महिलाएं अपने घर में काम करती हैं उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो कोई क्या कहते हैं इनकम नहीं लेती हैं अपने काम करने के लिए। और नेशनल इनकम आखिर है क्या? तो नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि
सम ऑफ टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे उसका जो जितना भी कीमत होगा उसको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। गीता, मदर ऑफ विलास, अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। वही आप दूसरे दोस्त की कहानी आप देख रहे थे जो कि था विलास। विलास की माँ जो थी गीता, वो काम करती थी, मछली बेचती थी और इस वजह से उसे पैसे मिलते थे। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब महिलाएं लेबर मार्केट में आती हैं और लेबर मार्केट में काम करना शुरू करती हैं तब उन्हें पैसा मिलना शुरू होता है और उनकी जो अर्निंग है वो उनके मेल काउंटर पार्ट यानी जो उनके मुकाबले जो मर्द वहाँ काम कर रहे हैं उनके मुकाबले उनकी अर्निंग तय होती है कि उनकी स्किल कितनी है और उनकी एजुकेशन कैसी है। इस बात पर डिफाइन होगी कि उनकी अर्निंग कितनी होगी, एजुकेशन। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. तो देखिए एजुकेशन जो वो हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक पर्सन को, ताकि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो भी अवेलेबल है उसके लिए उसका वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सके। एजुकेशन या फिर स्किल दोनों एक साथ हम कह सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो बहुत ही बड़े एक तरीके से यही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का मार्केट में क्या इनकम होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा एजुकेशन है, उसके पास किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का स्किल है, तो उसकी सैलरी अनस्किल्ड पर्सन के मुकाबले ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। A majority of the women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal production is meager. तो देखिए जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं उनके पास जो एजुकेशन होता है या फिर स्किल होता है वो बहुत ही कम होता है और महिलाएं जो होती हैं उन्हें मर्द के मुकाबले काफ़ी कम पेमेंट भी मिलता है और ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। और बहुत तरह के जो एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपको लीगल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वहाँ उस तरीके की सुविधा आपको जनरली महिलाओं को नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो इस तरीके के जो सेक्टर हैं जैसे कि आपका लेबर सेक्टर हो गया या फिर इसी तरीके के और सेक्टर्स, वहाँ पर जो इनकम होती है या फिर एम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, यानी उन्हें लगातार जॉब नहीं मिलते हैं और उन्हें ये तय नहीं होता कि कब जॉब मिलेगा, कब काम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और उनकी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, वो भी बहुत ही कम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो इन सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एक महिला को जो कि काम कर रही है वो नहीं मिलते, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स में। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. तो इसके अलावा वैसी जगहों पर जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही हाई एजुकेशन के साथ है और उनके पास हाई स्किल है, उनको मर्द के बराबर या फिर मर्द से ज़्यादा भी सैलरी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उनके साथ ऐसा ही किया जाता है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं टीचिंग सेक्टर में या फिर मेडिसिन सेक्टर में। सम वुमेन हैव इंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज विच नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में आ गई हैं और दूसरी सर्विसेज में आ गई हैं जहाँ पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज की रिक्वायर्ड है हाई लेवल। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सिस्टर से जाकर पूछे या क्लासमेट से पूछे कि वो कौन सा करियर चुनना चाहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. The quality of population ultimately decide the growth rate of the country. Illiterate and
अनहेल्दी पॉपुलेशन आर लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन का वो डिपेंड करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ क्या है हमारे पॉपुलेशन के लोगों की, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और उनका स्किल फॉर्मेशन क्या है लोगों द्वारा किसी भी कंट्री में। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वही डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। तो देखिए इलिटरेट और अनहेल्दी जो लोग होते हैं या फिर पॉपुलेशन होता है वो किसी भी देश के लिए एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं, लेकिन जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होता है वो एक संपत्ति की तरह होता है किसी भी देश के लिए। वो क्यों? क्योंकि वो किसी भी देश को एक हाई ग्रोथ रेट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर इन द टर्म्स ऑफ गुड्स जॉब एंड सैलरी। तो देखिए सकल के एजुकेशन पर जो इनिशियल ईयर्स में खर्चे किए गए थे या फिर उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया था वो उसे एक फल के रूप में मिला बाद में, जब उसे अच्छा सैलरी मिलने लगा, अच्छा जॉब मिल गया और उसे काफ़ी अच्छा एक तरीके से ग्रोथ मिला। वी सो एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो देखिए हमने देखा कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके के इनपुट था सकल के ग्रोथ के लिए। एजुकेशन उसके लिए एक नया हॉरिजन खोल दिया कि वो एक नए क्षेत्र में जा सकता है, नया काम कर सकता है, उसको नए तरीके के एस्पिरेशंस दिए और उसके वैल्यूज़ को लाइफ में डेवलप किया। नॉट ओनली फॉर सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। Education contributes toward the growth of the society also. It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. तो देखिए ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ शकल के लिए काम करेगा या फिर आपके लिए काम करेगा या फिर मेरे लिए काम करेगा। अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन जो है आपका एजुकेशन सोसाइटी को भी डेवलप करने में मदद करेगा और नेशनल इनकम को भी बढ़ाने में मदद करेगा और इसके साथ साथ कल्चरल रिचनेस आएगी और हमारा जो गवर्नेंस है उसका जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग universal access, retention and quality in elementary education with special emphasis on girls. There is also an establishment of setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district. तो देखिए एक तरीके का प्रोविज़न बनाया गया है ताकि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो अच्छा किया जा सके और जिसमें कि स्पेशल एम्फेसिस किया जा रहा है गर्ल्स के ऊपर। और इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश, तो देखिए इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है ताकि एक तरीके का अच्छा एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जा सके। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students into occupation related to knowledge and स्किल्स। तो देखिए वोकेशनल स्ट्रीम्स भी खोले गए हैं, वोकेशनल एजुकेशंस की भी शुरुआत की है जहाँ पर ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स को ऐसे नॉलेज और स्किल दिए जा रहे हैं जिससे वो डायरेक्टली एक तरीके से जॉब में एंटर कर सके और जॉब ओरिएंटेड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वोकेशनल स्ट्रीम्स के जरिए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम Rs 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू Rs 43,825 करोड़ इन द 10th प्लान। तो देख सकते हैं कि जो खर्चा किया जाता था सरकार द्वारा फर्स्ट प्लान में यानी करीब 1950 के अराउंड, उस समय 151 करोड़ रुपए मात्र था एजुकेशन के ऊपर और बाद में इसे बढ़ा दिया गया 43,000 करोड़ तक जो कि 10th प्लान में था। 10th प्लान आपका करीब हो गया 2000 ईस्वी के आसपास। और इसके बाद जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो वो 0.64% था इस 1951-52 में और ये बढ़कर हो गया अराउंड 4% इन 2002। तो देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है और इसमें लिटरेसी रेट बताया गया है कि 1951 में देखिए कितना था तो बहुत ही कम था और 2001 में देख सकते हैं कितना था तो करीब अराउंड 70% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है लेकिन हमें और भी आगे ग्रोथ करना है और यहाँ पर लेट डिस्कस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. तो लिटरेसी रेट 18% से 65% तक बढ़ चुका है 2001 में. लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट properly. However, a vast difference is noticed across the different sections of the population. Literacy among the males is nearly 50% higher than females, and it is about 50% higher in urban areas as compared to रूरल एरियाज. तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जो लिटरेसी रेट है वो 18% से बढ़कर 65% हो चुका है. और लिटरेसी केवल एक तरीके का राइट नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो सिटीज़न है वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके और अपने राइट्स को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सके. लेकिन हम जब लोगों पर ध्यान देते हैं तो हमें बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है डिफरेंट सेक्शंस, पॉपुलेशन के डिफरेंट सेक्शन में. फॉर एग्जांपल अगर मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो मेल्स जो है वो 50% ज़्यादा एजुकेटेड हैं फीमेल के मुकाबले. और अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज़ को कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज़ जो है वो 50% ज़्यादा एजुकेटेड हैं रूरल एरियाज़ के मुकाबले. जो लिटरेसी रेट है वो भी वेरी करता है. 96% कुछ डिस्ट्रिक्ट में है केरला के, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर 30% भी हमारा लिटरेसी रेट नहीं है. जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम वो एक्सपेंड हो चुका है करीब 5 लाख विलेजेस में इंडिया में, यानी करीब 5 लाख विलेजेस में अब हमारे स्कूल्स अवेलेबल हैं. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarv Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by ये तो सही है कि इतने सारे गाँवों में स्कूल्स खोल दिए गए, लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं क्योंकि जो हमारा एजुकेशन लेवल है, क्वालिटी है एजुकेशन का, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कमज़ोर है. और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्कूल छोड़ देते हैं. तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है ताकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकें, मजबूत कर सकें जो स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6 से 14 साल के बीच में है. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके. द लोकल गवर्नमेंट एंड द community for achieving the goal of universalization of elementary education along with it. Bridge crosses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. तो देखिए ये सभी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं स्टेट्स के साथ मिलकर, और जो लोकल गवर्नमेंट है और जो कम्युनिटी है वो भी साथ मिलकर अचीव करना चाह रही है इन गोल्स को ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो काफ़ी मजबूत किया जा सके. और इसके बाद Mid-day meal scheme have been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the illiterate population of India. तो देखिए मिड डे मील स्कीम जो है उसको भी काफ़ी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके और चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ना करें और स्कूल में ही रहें, और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा सके. और ये सभी जो पॉलिसीज़ हैं ये एक तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में एक तरीके से मदद कर सकती हैं. द 10th प्लान endeavored टू इंक्रीज द एनरोलमेंट in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6 to 9% by the end of plan period. तो देखिए जो 10th प्लान है वो एक तरीके से फोकस करता है कि अब जो हायर एजुकेशन है, जो 18 साल से 23 साल के बच्चे हैं उनमें एजुकेशन बढ़ाया जाए 6 से 9% तक. द स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन. और जो इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई गई है उसमें एक तरीके से एक्सेस इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुँचाई जा सके, अच्छी एजुकेशन पहुँचाई जा सके और स्टेट के अनुसार उनके करिकुलम को एक तरीके से अपडेट किया जा सके. और इसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग को भी यूज़ किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ. द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन. इसके साथ साथ ये प्लान डिस्टेंट एजुकेशन पर भी फोकस करता है. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवर द पास्ट 50 years. There has been a number of significant growth in the number of universities and institution of
हायर लर्निंग इन स्पेसिफाइड एरियाज, लेट अस रीड द टेबल इन द। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बात ये कही जा रही है कि ये जो प्लान है ये फोकस करता है डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन किया जा सके। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर बताया गया कि 1950 में कितने कॉलेजेस थे, कितने यूनिवर्सिटीज़ थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने टीचर थे, ये सभी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये है हेल्थ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हेल्थ। तो देखिए इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, उसे इम्प्रूव कैसे करते हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में एजुकेशन की बात की थी कि एजुकेशन की कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉपुलेशन के क्वालिटी के लिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ किसी भी पॉपुलेशन के क्वालिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी भी पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फर्म की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की हम बात करें तो उसका मेन काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो प्रॉफिट बनाए, और जितना ज़्यादा अच्छा उसे प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी फर्म है या फिर कोई भी कंपनी है, वो ऐसे व्यक्ति को जॉब देना पसंद करेगी या फिर काम अपने पास रखना पसंद करेगी काम करने के लिए, जो कि काम को एफिशिएंटली नहीं कर सकता है जैसा कि एक हेल्दी वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो ख़राब है या फिर उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही कमज़ोर है? नहीं। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को कोई भी फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जॉब देना पसंद नहीं करेगी अगर उसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक तरीके से बताता है कि उस व्यक्ति का पोटेंशियल क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है इलनेस को फाइट करने में, और उसकी एक तरीके से पोटेंशियल क्या है काम करने के लिए। तो देखिए अगर कोई अनहेल्दी व्यक्ति है तो वो एक तरीके की जिम्मेदारी बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हेल्थ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है किसी भी व्यक्ति के वेलबींग होने के लिए। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक सुखी जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए उसे हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना हेल्दी हुए वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। और तो इसलिए हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको सभी देश जो है वो प्रायोरिटी में रखते हैं अपने पॉपुलेशन के लिए। और हमारे नेशनल पॉलिसी की अगर बात करें तो हमारे नेशनल पॉलिसी में भी इस चीज़ को बहुत काफ़ी टारगेट किया गया है। और हमारा नेशनल पॉलिसी एक तरीके से ये एम करता है कि सभी लोगों को एक तरीके से हेल्थ केयर जो सुविधा है उसको प्रोवाइड की जाए, फैमिली वेलफेयर रखा जाए, और लोगों की जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको एक तरीके से प्रोवाइड की जाए, उसको सुधारा जाए। और अगर कुछ सोसाइटी के कुछ तबके ऐसे हैं जहाँ पर न्यूट्रिशनल नीड जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पर स्पेशल फोकस करके स्पेशल प्रोग्राम्स चलाकर उन प्रिविलेज्ड सेगमेंट तक इन सर्विसेज को, न्यूट्रिशनल सर्विसेज को पहुँचाया जाता है। तो अगर हम पिछले 5 डिकेड की बात करें, यानी करीब पिछले 50 सालों की बात करें, तो इंडिया जो है उसने एक बहुत ही अच्छा वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और इसके साथ ही मैन पावर भी क्रिएट किया है जो इस सेक्टर में काम करता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के रूप में भी काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, आप चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस पूरे पारा को। मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप अपने से करने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं, इन डाटा को देख लेते हैं कि पहले देखिए हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज 1951 में कितने थे, 1981 में कितने थे और 2001 में कितने हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। और इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए ऊपर हमने बात की यहाँ पर डाटा, तो डाटा इसे आप पहले पढ़ लें। तो ये देखिए ये जो डाटा है कि इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने बेड्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने नर्सेज हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे इंडिया के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 राज्य जो हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यहाँ पर पूरे देश के 181 मेडिकल कॉलेज में से 81 मेडिकल कॉलेज यहीं पर इन चारों राज्यों में ही हैं। तो आप उसे समझ सकते हैं कि 100 मेडिकल कॉलेज बाकी के आपके 25 राज्यों में है, तो बाकी के 25 राज्यों में हेल्थ सुविधाओं की स्थिति क्या होगी। और फॉर एग्जांपल आप बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही ख़राब है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बहुत ही कम है। और इसके बाद एक्टिविटी है, आप चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर लोगों की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में अब हम पढ़ने वाले हैं। अपने पुराने कहानी की ओर चलते हैं जिसमें हमने दो दोस्तों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में। तो जो शकल है उसकी जो माँ है शीला, वो अपने डोमेस्टिक कोर्स पर ध्यान देती है, यानी अपने घर बार को चलाने में मदद करती है। चूल्हों की खाना पीना बनाना, घर का ख्याल रखना, ये सभी काम करती है। इसके अलावा बच्चों का ख्याल रखती है और अपने हस्बैंड बूटा की मदद करती है फील्ड में काम करने में। और जो शकल है उसका जो ब्रदर है जीतू और उसकी जो सिस्टर है सीतू, वो अपना जो समय है वो खेलते हुए बिताती है या फिर रोमिंग करते हुए बिताती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो शीला है या फिर जीतू है या फिर सीतू है ये सभी अनएम्प्लॉयड है? नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पारा में उसका आंसर दिया हुआ है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हम तब कहते हैं या फिर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड तब हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और काम करने के लिए जॉब को सर्च कर रहा है और उसे अगर काम ना मिले तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो शीला है वो अपने घर का काम करती है और वो बाहर किसी और जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए एक तरीके से हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जीतू है और सीतू है ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटे हैं अभी, और इनको एक तरीके से हम वर्कफोर्स में काउंट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन के वर्कफोर्स में। और इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ये काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है, उतने बड़े नहीं है कि हाँ इनसे हम काम लें और इन्हें हम अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में डाल दें। तो सिंपली अगर हम देखें तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन कितना होता है, तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है वो मेनली माना जाता है 15 साल से 59 साल की उम्र के बीच के लोगों को, यानी कि इतनी उम्र के बीच के जितने लोग हैं उतने लोग वर्कफोर्स पॉपुलेशन के हैं। और इनमें से इस एज से इन दोनों एज के बीच के लोग जो काम करना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें काम ना मिले तो उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। तो वहीं आप देखें जो शकल है उसका जो ब्रदर है और सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में आते नहीं हैं और वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। और जो शकल की माँ है शीला, वो फैमिली के लिए काम करती है और वो बाहर किसी और जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है पैसों के लिए, तो इन लोगों को हम एक तरीके से अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं और ये वर्कफोर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो शकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी एक तरीके से हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स की बात इस कहानी में नहीं की गई है इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं शकल के तो वो जनरली 60 ईयर्स से ज़्यादा होगा, उनका एज 70-80 ईयर्स हो सकता है। तो क्या 70 ईयर्स के पर्सन को हम वर्कफोर्स में काउंट करेंगे? नहीं, 70 ईयर्स के पर्सन को हम वर्कफोर्स में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए अगर वो व्यक्ति कोई काम अगर नहीं करता है तो उसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कंडीशन में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अलग अलग है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो जो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और अर्बन एरियाज में जो मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं दो वर्ड्स क्लियर कर दूं कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वैसे इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे चैप्टर में इसको बताया गया है, वहीं पर मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। तो देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तब होता है जब जो लोग हैं वो
जॉब नहीं खोज पाते हैं कुछ महीनों के लिए, साल के, यानी कि उनको साल में 3 महीनों के लिए जॉब मिला, लेकिन अगले जो 3 महीने हैं उस 3 महीने के लिए जॉब नहीं मिला, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसा जनरली होता है उन लोगों के साथ जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर इस तरीके के कामों में काम करते हैं। और इसका रीज़न यह है कि साल के कुछ ही महीने होते हैं जहाँ पर सोइंग, हार्वेस्टिंग और वीडिंग और थ्रेशिंग का काम किया जाता है, और इसके अलावा जो दूसरे महीने होते हैं वहाँ पर एक तरीके से कोई काम नहीं होता उन लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मेनली होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन ये दूसरे सेक्टर में भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, एग्रीकल्चरल प्लॉट है कोई, तो वहाँ पर लोगों को काम मिल गया है, और ऐसा जनरली होता है परिवारों में कि एक परिवार के लोग जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो वर्क है, जो काम करना है, वहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ 5 लोगों की, लेकिन वहाँ पर काम कर रहे हैं कितने, 8 लोग। फॉर एग्जांपल अगर हमें हार्वेस्टिंग का काम करना है अपने खेत में, वहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है और मैं पूरे अपने परिवार को लेकर चला जाऊँ और वहाँ 8 लोग मिलकर काम करने लगे, तो वो रियलिटी में तो एम्प्लॉयमेंट उसे हम नहीं कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है एक्स्ट्रा 3 लोगों द्वारा, वो एक तरीके से ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 5 लोग काफ़ी थे वहाँ पर काम करने के लिए, और 5 लोग काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते थे। और इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो ये देखिए, सीधा मतलब है कि जो 8 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसमें से अगर 3 लोग वहाँ काम करना छोड़ दें या फिर 3 लोग घर आकर बैठ जाएं, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है उस फील्ड की, वो कम नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और फील्ड जो है वो सिर्फ 5 लोगों के वर्क को रिक्वायर करता है, और जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो एक तरीके से डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो रियलिटी में एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है। अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। तो बहुत सारे जो यूथ हैं जो कि मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज कर चुके हैं, उन्हें एक तरीके से जॉब नहीं मिल रही है। और एक स्टडी बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट की और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की, वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है मुकाबले की जो मैट्रिकुलेट्स हैं उनके मुकाबले। और एक तरीके का पैराडॉक्स यहाँ पर चल रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जॉब्स के जहाँ पर जो मैन पावर है उस जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मैन पावर मौजूद है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जितना रिक्वायरमेंट है मैन पावर के उससे कम है, यानी कि कुछ काम ऐसे हैं जहां पर अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो 200 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 100 लोगों की ज़रूरत है तो वहां पर सिर्फ 20 लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स में जॉब की कमी है और कुछ सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं उनको एक तरीके से जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए, उस टेक्निकल स्किल्स की एक तरीके से भारी कमी है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से ये एक तरीके का पैराडॉक्स है, जहाँ पर कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर लोग जो हैं टेक्निकल जानकारी उनके पास है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। वहीं कुछ इलाके हैं जहां पर लोगों के पास उस तरीके की टेक्निकल स्किल्स नहीं है जो कि रियली में रिक्वायर्ड है। और देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से हमें घाटा क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से मैन पावर रिसोर्स का एक तरीके से वेस्टेज की ओर ले जाता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर इकोनॉमिक टर्न इनटू लायबिलिटी। तो देखिए, जो लोग एक तरीके से संपत्ति के रूप में थे इकोनॉमी के लिए, वो बदल जाते हैं जवाबदेही के रूप में या फिर जिम्मेदारी के रूप में। और लोगों के बीच में एक तरीके से होपलेसनेस की फीलिंग आती है और डिस्पेयर की फीलिंग आती है यूथ के बीच में, लोग और सभी अनएम्प्लॉयड लोगों के बीच में। और लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और एजुकेटेड पीपल का जो इनएबिलिटी है
जो कि काम करना चाहते हैं और कुछ एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, वो एक तरीके से सोशल वेस्ट क्रिएट करता है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिक ओवरलोड को भी बढ़ावा देता है। और एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका डिपेंडेंस वर्किंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर 4 लोगों ने पढ़ाई की है और सिर्फ एक को जॉब मिलता है, तो बाकी के जो 3 लोग हैं वो एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर अपने खर्चों के लिए या फिर अपने खर्चों को चलाने के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोड पड़ता है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर। और इसकी वजह से जो क्वालिटी है लाइफ का वो भी कम हो जाता है किसी व्यक्ति का, और सोसाइटी जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और जब परिवार को एक तरीके से बेयर सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर जीना पड़ता है तो उनके हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन आता है। और इसके साथ ही जो स्कूलिंग सिस्टम है, पढ़ाई की जो सिस्टम है, वहाँ से भी लोग अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार के लोगों को बाहर निकालने लगते हैं ताकि वो काम कर सके और पैसे कमा सके। तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखता है ओवरऑल ग्रोथ के, इकोनॉमिक ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। और अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज़ है वो एक तरीके से इंडिकेटर है एक तरीके का डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है, वो डिप्रेस्ड है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है तो इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है। और ये एक तरीके से रिसोर्सेज को भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करती है, और जो कि एक तरीके से बहुत ही फ़ायदे के साथ एम्प्लॉय की जा सकती थी। अगर लोगों को रिसोर्सेज के रूप में नहीं यूज़ किया जा सकता है तो वो एक तरीके से खुद ब खुद लाइबिलिटी के रूप में नज़र आने लगते हैं या फिर दिखने लगते हैं इकोनॉमी के लिए। और ये जो चीज़ है ये उतनी अच्छी संकेत नहीं है। अगर हम इंडिया के कंडीशन की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, लेकिन बहुत बड़ा संख्या जो है लोगों का वो लो इनकम के साथ जीता है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो एक तरीके से दिखती है कि एम्प्लॉयड है, लेकिन उनकी रियलिटी में जो इनकम होता है वो बहुत ही कम होता है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम होती है। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि वो लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं, उनके पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है। तो देखिए ऐसा दिखता है कि वो लोग जो है सालों भर काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो उनका जो पोटेंशियल है और उनका जो इनकम है वो काफ़ी नहीं है उनके लिए, या फिर जितना वो कमा सकते हैं या फिर कमाना चाहते हैं उतना उनके लिए काफ़ी नहीं है। और ये जो वर्क वो कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से लगता है जैसे उनको फोर्स किया गया है ये काम करने के लिए, और नहीं तो अगर उनके पास चॉइस होता तो वो किसी और काम को करना पसंद करते। और इसका रीज़न ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपुल हैं जो होते हैं, जो डेली बेसिस पर अपना परिवार चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, वो एक तरीके से शांति से बैठकर या फिर घर पर बैठकर अपने परिवार का खर्चा चला नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो किसी भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। और इस वजह से जो उनकी अर्निंग होती है वो बहुत ही कम होती है, जिस वजह से उनको एक तरीके से बहुत ही लो लेवल पर जीना पड़ता है। और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो कैरेक्टराइज्ड किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें। तो यहाँ पर जो पूरी परिवार होती है वो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है फील्ड में, और जबकि पूरे परिवार की रियलिटी में ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर सभी लोगों को वहाँ काम करना नहीं होता। सो इस वजह से वहाँ पर एक तरीके का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले समझा दिया है। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर सभी फैमिली जो होते हैं, यानी कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक तरीके से शेयर होता है क्या जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और ये जो कंसेप्ट है शेयरिंग, वर्क शेयरिंग का, तो ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो हार्डशिप है उसको कम करता है रूरल सेक्टर में। और इसका ये एक तरीके से पॉवर्टी जो है या फिर गरीबी है या फिर इनकम है, इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। यानी कि अगर कोई फैमिली जो है वो पॉवर्टी में है तो वो पॉवर्टी में ही रहेगी, भले ही उसका काम जो है वो खेत में आसान हो जाए या फिर उसकी इनकम जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। वो अगर पॉवर्टी में है तो वो पॉवर्टी में ही रहेगी, उसका इनकम अगर कम है तो वो इनकम कम ही रहेगा। और ग्रेजुअली जो सरप्लस है लेबर का हर एक परिवार में से, वो धीरे धीरे जॉब के सर्च में विलेजेस की से हटकर बाहर जाने लगता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की, यानी एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है तीनों सेक्टर में जिन्हें कि हमने पहले देखा है। तो एग्रीकल्चर जो है
वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक तरीके से पॉपुलेशन का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर कम हुआ है, और इसमें एक तरीके से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक हिस्सा रखता है। और इसमें से जो कुछ सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर में, वो एक तरीके से मूव कर चुके हैं अब सेकेंडरी वर्क की ओर या फिर टर्शियरी सेक्टर की ओर। जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे यानी कि एग्रीकल्चर में, वो अब मूव कर चुके हैं कहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में। और जैसे कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, और इसके बाद जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है। और टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें, जहाँ पर नए सर्विसेज जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो काम करने चले गए हैं जो कि एजुकेटेड हैं या फिर जिनके पास उस तरीके की टेक्निकल स्किल्स मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए एक गाँव की कहानी बताई गई है, तो आप इस गाँव की कहानी को पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।